हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम फॉलन इन योर लव एफएफ का लास्ट पार्ट शुरू करते हैं। विंग के गले में वो फिनिक्स पेंडेंट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वांगजी ने अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर ली क्योंकि वो अपने फादर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था और उसकी आंखें भर आई थी। विंग ये देख लेता है और वांगजी का हाथ धीरे से पकड़ते हुए कहता है, हस्बैंड, मुझे ये तो नहीं पता कि आपके फादर के साथ क्या हुआ था, लेकिन जिस तरह से आपकी मॉम ने इस फिनिक्स पेंडेंट को अपनी अभी तक संभाल कर रखा हुआ है, इससे तो यही लगता है कि वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती होंगी और आप उनके हस्बैंड भी यानी आपके फादर। कभी कभी हमें जो दिखाई देता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखाई नहीं देता है। वांगजी अपनी मॉम के सामने विंग से कोई बहस नहीं करना चाहता था। उसने अपनी मॉम को बो किया और विंग का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। जिस तरह से उसने विंग के हाथ को पकड़ रखा था, उससे तो यही लग रहा था कि वो विंग से बहुत ज़्यादा नाराज़ था। वांगजी ने कार का डोर ओपन किया। पहले तो उसने विंग को बैठने के लिए कहा, फिर वो खुद से जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वांगजी कुछ भी नहीं बोल रहा था, बस चुपचाप आंखें बंद किए हुए था। विंग ने धीरे से कहा, हस्बैंड, तो बोलिए ना, क्या हुआ है? क्या आप मुझसे नाराज़ हो? लेकिन वांगजी उससे कुछ भी नहीं बोल रहा था। विंग ये देखकर घबरा गया क्योंकि वो वांगजी के गुस्से से बहुत अच्छे से वाकिफ था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि वो वांगजी का हाथ पकड़ सके, पर तभी वांगजी ने उसका हाथ अपने से दूर झटक दिया। विंग ये देखकर डर गया। उसे बहुत हर्ट फील हो रहा था। तभी वांगजी ने कार स्टार्ट करते हुए कहा, विंग, क्या कभी तुमने मौत को करीब से देखा है? विंग ये सुनकर चौंक गया और बोला, हस्बैंड, ये ये आप कैसी बात कर रहे हो? वांगजी ने कार की स्टीयरिंग पर हाथ रखा और कहा, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ विंग, जो कुछ मैंने देखा है। विंग ने वांगजी को रोकना चाहा, पर तब तक वांगजी ने कार ड्राइव करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे कार की स्पीड बहुत तेज़ होती चली गई। विंग बहुत ज़्यादा डर गया था। वह बार बार वांगजी को बोल रहा था कि वांगजी स्पीड को धीरे कर दे, पर वांगजी उसकी हर बात को इग्नोर कर दे रहा था। रोड खाली थी। अचानक से सामने से एक दूसरी कार आते हुए दिखी। विंग के मुंह से चीख निकल गई। वह बोला, मिस्टर वांगजी, प्लीज़ प्लीज़ कार रोक दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। तभी अचानक से वह अपनी जगह पर बिल्कुल फ्रीज हो गया। उसकी आंखों के सामने फिर से वही मेमोरी फ्लैश हुई जिसमें उसने एक तेज़ स्पीड कार का एक्सीडेंट होते हुए देखा था। इस बार विंग को उसमें जो लोग थे उनके चेहरे बिल्कुल साफ साफ दिखने लगे। उस कार में भी वो और वांगजी ही थे। वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ रखा था और वह प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए कह रहा था कि विंग, इस लाइफ में हमारा प्यार अधूरा रह गया, लेकिन अगली लाइफ में हम ज़रूर मिलेंगे। वांगजी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और तभी उस कार का एक्सीडेंट हो गया और मरने वाला कोई और नहीं, विंग था। विंग की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। तभी अचानक से वो चिल्लाया, प्लीज़ कार रोक दो। वांगजी विंग की आवाज़ सुनकर चौंक गया और उसने कार का ब्रेक लगा दिया। विंग की आंखों के सामने से वो सीन हट ही नहीं रहा था। उसे अपना खून से लथपथ शरीर दिख रहा था जो और वांगजी जो कि बेहोश था। उसे सांस नहीं आ रही थी और ना ही तो वो एक शब्द बोल पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसी जगह पर स्टक हो गया था, उसी लूप में स्टक हो गया था। वांगजी उसे ऐसा देखकर घबरा गया था। उसने विंग को पकड़कर झकझोरा, पर विंग वांगजी की तरफ देख ही नहीं रहा था, बस रोता जा रहा था। वांगजी का दिल बैठ सा गया विंग की ऐसी हालत देखकर। वो बस विंग से गुस्सा था, इसलिए उसने ऐसी हरकत कर दी थी। उसने अपनी सीट बेल्ट ओपन करी और विंग को अपने गले से लगा लिया और बोला, विंग, आई एम सॉरी, मैं बस तुमसे नाराज़ था, इसीलिए मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी ऐसी हालत हो जाएगी। आई एम सॉरी विंग, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ काम डाउन। इस सब के बावजूद विंग बस उल्टी सांसें ले रहा था, जैसे कि वो किसी भी पल अपना दम तोड़ देगा। वांगजी बहुत ज़्यादा घबरा गया था। वो विंग को खोने के ख्याल से ही डर रहा था। उसकी आंखें भर आई थी और आंसू बह रहे थे। तभी वांगजी ने उसे अपने से दूर पुश किया और विंग की आंखों में देखा, जिसकी आंखें बेजान सी नज़र आ रही थी। उसका पूरा चेहरा पीला पड़ गया था। वांगजी के पास अब एक ही रास्ता बचा था। उसने विंग के फेस को अपनी तरफ किया और उसके लिप्स पर किस करने लगा, लेकिन
फिर भी विंग के ऊपर कोई फ़र्क नहीं था। वांग जी के किस का, उसके टच का विंग के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। विंग काम डाउन नहीं हो पा रहा था। वांग जी ने अपने फेरोमोन्स रिलीज़ किए ताकि वो विंग को शांत कर सके। आखिरकार उसके फेरोमोन्स ने विंग के ऊपर असर दिखाना शुरू कर दिया। उसकी लाइफलेस आंखों में फिर से जान नज़र आने लगी और फिर से अलाइव नज़र आने लगा। वांग जी के भी आंसू निकलने लगे थे। तभी विंग ने कसकर उसे अपनी बाहों में भर लिया और वो भी वांग जी को किस करने लगा। उसने वांग जी के कंधे पर अपना सिर रख लिया। वांग जी फिर से परेशान हो गया और बोला, विंग तुम ठीक तो हो ना? आई एम सॉरी। मैंने तभी विंग ने वांग जी के गाल पर एक तेज़ थप्पड़ मार दिया। वांग जी शॉक्ड हो गया। ये सब क्या हुआ था? विंग की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। तभी उसने वांग जी के कॉलर को पकड़ा और चिल्लाते हुए बोला, लहान वांग जी, क्या तुम्हें अपनी ज़िंदगी को मजाक समझ कर रखा हुआ है? कभी तुम गोली खा लोगे, कभी अपनी जान देने पर आमादा हो जाओगे। क्या तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं विंग हैविली ब्रीथ कर रहा था। तभी वांग जी ने उसे अपने गले से लगा लिया और विंग की पीठ को रब करते हुए बोला, आई एम सॉरी विंग, आई एम रियली सॉरी। प्लीज़ चुप हो जाओ। चाहे तो मुझे तुम और थप्पड़ मार लो, लेकिन प्लीज़ शांत हो जाओ। प्लीज़ खुद को हर्ट मत करो। प्लीज़ विंग, आई रिक्वेस्ट यू। वांग जी भी टूट सा गया था विंग को ऐसे देखकर। विंग का दिल थोड़ा सा पिघल गया जब उसने वांग जी को अपने सामने गिड़गिड़ाते हुए देखा। उसे इतना तो एहसास हो ही चुका था कि उसका और वांग जी का पिछली लाइफ से कोई कनेक्शन ज़रूर था, क्योंकि बार बार उसे ऐसे मेमोरीज आ रही थी। लेकिन वही बात वांग जी से नहीं पता सकता था, क्योंकि वांग जी को यकीन ही नहीं होता इन सब चीज़ों पर। विंग ने वांग जी को अपने गले से लगा लिया। कुछ देर तक वो दोनों यूं ही एक दूसरे के गले से लगे रहे। वांग जी ने भी विंग को अपने से एक पल के लिए दूर नहीं जाने दिया। तभी उसने विंग की आंखों में देखा, लेकिन वो बोला कुछ नहीं। पूरे रास्ते उनके बीच में कोई भी बात नहीं हुई, पर एक बार भी वांग जी ने विंग का हाथ नहीं छोड़ा। वो विंग के हाथ को अपने हाथ में पकड़े रहा। कुछ ही देर में वो दोनों होटल रेनबो पहुंच गए, जहां वो पार्टी अरेंज करी गई थी। वांग जी ने कार की विंडो से बाहर देखते हुए कहा, विंग, अगर तुम मेरे साथ चलने में अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो तुम यहीं कार में रह सकते हो। मैं सब पता कर लूँगा। ये सुनते ही विंग ने वांग जी का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, नहीं हस्बैंड, मैं आपके साथ ही चलूँगा। विंग का बिहेवियर पहले से काफ़ी चेंज हो गया था। वांग जी ने भी उसके हाथ को प्रेस करते हुए कहा, ठीक है। वो दोनों अंदर गए। वहाँ पर पहले से ही शाओ शिंग चैन और कुछ और बॉडीगार्ड्स मौजूद थे। साथ ही उनके कुछ वेटर्स थे जो काफ़ी डरे सहमे से नज़र आ रहे थे। जिस वेटर ने विंग पर वाइन गिराई थी, उसकी तो हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। जैसे ही उसने विंग को आते हुए देखा, वैसे ही वो वेटर्स के पीछे जाकर छुप गया। वांग जी ने विंग के कंधे पर हाथ रखा और कहा, विंग, बताओ इनमें से किसने तुम्हारे ऊपर वाइन गिराई थी? विंग बहुत देर तक और बहुत गौर से उन सभी को देख रहा था, क्योंकि वो कोई मिस्टेक नहीं करना चाहता था। तभी उसने अपनी फिंगर से इशारा करते हुए कहा, ये इसने मेरे ऊपर वाइन गिराई थी। वो वेटर अब समझ चुका था कि वो फंस गया है, इसलिए वो वहाँ से भागने लगा। तभी शाओशिंग जी ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसके हाथ को मोड़ दिया। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, यही है ना विंग, जो जिसने ऐसा किया था? तो विंग ने धीरे से अपना सिर हिलाया। ये सुनते ही वांग जी ने उस वेटर को 2-3 थप्पड़ कस के मारे। वेटर बहुत ज़्यादा घायल हो गया था, मतलब उसका पूरा फेस जो था वो रेड हो गया था। वांग जी ने उसका कॉलर पकड़ा और कहा, बताओ बताओ, किसने तुम्हें ये सब करने के लिए कहा था? वेटर घबरा गया और रोते रोते बोला, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़, मैंने कुछ भी नहीं किया है। वांग जी का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया था। उसने शाओ शिंग चैन से कहा, शाओ, मेरी गन मुझे दो। ये सुनते ही शाओ और विंग दोनों ही घबरा गए। शाओ बोला, बॉस, लेकिन लेकिन आप पब्लिक में ऐसे। तभी वांग जी ने उसकी ओर घूरा और कहा, शाओ, मेरी गन मुझे लाकर दो। शाओ ने वांग जी की गन निकालकर उसको दे दी। वो गन वांग जी ने वेटर के सिर पर लगाते हुए कहा, हाँ, तो अब बताओ, तुमसे किसने ये सब करने के लिए कहा था? वेटर के फोरहेड पर पसीना सा आने लगा था। वो बोला, मुझे मुझे यहाँ पार्टी में आए हुए एक पर्सन ने बोला था कि अगर मैंने इन पर वाइन गिरा दी तो वो मुझे 1 लाख रुपीज़ देंगे, लेकिन लेकिन उसने मुझे एक भी पैसा नहीं दिया। वांग जी ने गन का ट्रिगर प्रेस करते हुए कहा, तो बताओ मुझे ना कि वो कौन है।
विंग ये देख कर घबरा गया और बोला, प्लीज़ हस्बैंड रुक जाइए, आप ऐसा मत करिए। तभी वांग जी ने उसे इशारे से कुछ भी ना बोलने के लिए कहा। वेटर बहुत ज़्यादा घबरा गया था। वो बोला, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मुझे उसका नाम नहीं पता है। तभी वांग जी ने अपने फ़ोन को निकाला और उसमें से एक फ़ोटो विंग विंग और उस वेटर को दिखाई। वेटर ने कहा, हाँ यही है जिसने और वेटर से कहा कि क्या यही है जिसने तुम्हें ये सब करने के लिए कहा था। वेटर ने उस फोटो को बहुत गौर से देखा, फिर उसने वांग जी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, हाँ हाँ यही था जिसने मुझसे वो सब कहा था। वांग जी बोला, लेकिन क्या यही वो था? लेकिन वांग जी सुनकर चौंक गया, बोला, लेकिन क्या? तो वेटर बोला, ये अकेले नहीं थे, इनके साथ कोई और भी था, कोई फीमेल, एक लेडी थी इनके साथ। कहीं ना कहीं वांग जी समझ गया था कि क्या मैटर है। उसने उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। वांग जी बोला, शाओ इस फोटो को संभाल कर रखो, अभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फाइनली ये सच सबके सामने आ गया था कि अमेलिया और वेंचाओ ने मिलकर विंग के साथ ये हरकत करी थी। वेंचाओ को तो वांग जी ने बहुत अच्छे सबक सिखाया था। जो उसने विंग के साथ गलत किया था उसे टच करने की कोशिश करी थी, लेकिन अमेलिया को उसने अपनी बचपन की दोस्त समझ कर उसे जाने दिया था। लांजीटन की भी आंखें खुल गई थी, उन्हें भी अमेलिया का सच पता ही चल गया। चेंग, नेवैसांग और यानली साथ में बातें कर रहे थे। तभी नेवैसांग बोला, ये हमारे लव एंजल को और कितना टाइम लगेगा इस कर्ज से आज़ाद होने में। हाई प्रिस्टेस का भी गुस्सा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ये सुनकर चेंग बोला, बस कुछ टाइम में विंग इस कर्ज से आज़ाद होने वाला है। लेकिन तभी यानली बोली, लेकिन क्या चेंग? पर चेंग ने आके कुछ नहीं बोला। वो कैसे ये बात बोल देता कि विंग अब वांगी से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा है। धीरे धीरे वांगजी और विंग का रिश्ता बहुत ज़्यादा गहरा होता गया और उनमें बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। वो दोनों तो भूल ही गए थे कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करी थी। एक दिन विंग वांगजी के पास बैठा हुआ कॉफ़ी पी रहा था। तभी अचानक से उसे कुछ अजीब सा फील हुआ। उसने कॉफ़ी का कप टेबल पर रखा और बाथरूम की तरफ भागा। वांगजी ये देखकर घबरा गया और वो भी विंग के पीछे पीछे जाने लगा। उसने डोर पर जाकर नॉक करते हुए कहा, विंग विंग क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? प्लीज़ कुछ तो बोला। तभी बाथरूम का डोर ओपन हुआ। विंग बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड लग रहा था और बहुत ज़्यादा थका हुआ था। वांग जी ने उसके फोरहेड को टच करते हुए कहा, विंग क्या हुआ है? प्लीज़ मुझे बताओ, प्लीज़ तुम मुझसे कुछ मत छुपाओ। तभी विंग ने वांग जी के कंधे पर नसें रख दिया और कहा, हस्बैंड मुझे वॉमिटिंग सी हो रही थी और पिछले कुछ दिन से बहुत थकान सी महसूस होती रहती है। वांग जी ने विंग को सहारा देकर सोफा पर बैठाया और बोला, विंग मैं हमारे फैमिली डॉक्टर को बुला रहा हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है, तुम अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते हो। ये सुनकर विंग बोला, हस्बैंड नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊँगा, मैं बस इधर बीच खाना नहीं खाया ना, इसलिए मुझे वीकनेस हो रही है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, नहीं विंग मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला हूँ। पिछले कुछ दिन से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम्हें डॉक्टर को नहीं दिखाना है। कुछ ही देर में डॉक्टर आ गए। उन्होंने विंग की नब्ज़ पकड़ी तो उनके फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। वह विंग से बोले, मिस्टर विंग क्या आपको खाने में कुछ स्पेशल खाने का मन करता है? तो विंग उनकी बात सुनकर बोला, हाँ मुझे स्पाइसी और सोर यानी कि खट्टी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। ये सुनते ही डॉक्टर बोला, मिस्टर लान वांग जी मुझे आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप और मिस्टर विंग पेरेंट्स बनने वाले हैं और मेरा मतलब है कि आपके लाइफ पार्टनर मिस्टर विंग प्रेग्नेंट है। ये खबर सुनते ही वांग जी शॉक्ड हो गया था। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था, मतलब कि ये खुशी वाला शौक था। उसने जल्दी से विंग को अपने गले से लगा लिया और कहा, सच में विंग तुम प्रेग्नेंट हो? विंग भी खुद शौक में था। डॉक्टर हंसे और बोले, मिस्टर वांग जी मैं कुछ मेडिसिन लिख दे रहा हूँ, आप टाइम पर मिस्टर विंग को दे दीजिएगा और बहुत अच्छे से उनका ख्याल रखिएगा। इसके बाद डॉक्टर वहाँ से चला गया। वांग जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। उसने विंग के फोरहेड पर किस किया और कहा, विंग थैंक यू सो मच मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। मैं मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। विंग ने स्माइल किया और वांग जी के लिप्स पर किस करते हुए कहा, आई लव यू माई डियर हस्बैंड। अब आपको मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। तभी वो हंसा और बोला, हमारे कॉन्ट्रैक्ट का क्या? ये सुनते ही वांग जी बोला, विंग वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स तो मैंने ऑलरेडी पहले से चला दिए थे,
क्योंकि वो विंग के बेहद नज़दीक आ गया था और उसने विंग के स्टमक पर हाथ रखते हुए कहा, क्योंकि मैं अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, हम हमेशा साथ में रहेंगे और हमारा ये बेबी भी हमारे साथ रहेगा। आई डोंट नो कि बॉय होगा कि गर्ल, लेकिन जो भी होगा मैं उसे बहुत प्यार दूंगा। विंग हंसा और बोला, हस्बैंड आप भी ना कभी कभी बच्चों जैसी बातें करते हैं। कोई आपको कहेगा कि आप इतने बड़े माफिया हो, इतने कोल्ड हार्टेड हो। तभी वांग जी ने उसके लिप्स पर एक डीप किस किया और कहा, वो तो मैं पूरी दुनिया के लिए हूँ, लेकिन अपनी वाइफ के लिए मैं ऐसा ही हूँ। धीरे धीरे टाइम बीतने लगा। विंग को प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी दिक्कतें पेश आया करती थी, पर वांग जी उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा करता था। एक दिन रात के वक्त विंग वांगजी के साथ बेड पर लेटा हुआ सो रहा था। तभी उसे फिर से एक मेमोरी सी फ्लैश हुई, जिसमें वो वांगजी को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलता हुआ दिखा और वो वांगजी से बोला कि उसने उससे शादी सिर्फ उस अपना बदलाव पूरा करने के लिए करी थी। वांगजी उसके सामने खड़ा हुआ रो रहा था, लेकिन विंग के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। वो मेमोरी देखते ही विंग का पूरा शरीर पसीने से भर गया। वो बहुत बुरी तरह से नींद में ही कांपने लगा था। वो नींद में बड़बड़ा रहा था। अचानक से वांगजी की नींद टूट गई। उसने विंग को नींद में ही छटपटाते हुए देखा। ये देखकर वो घबरा गया और बोला, विंग, विंग प्लीज़ होश में आओ। ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? प्लीज़ अपनी आंखें खोलो। वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था। तभी कुछ देर में विंग की आंखें खुल गई। वांगजी ने उसे अपने गले से लगा लिया और बोला, विंग तुमने मुझे सच में बहुत डरा दिया था। विंग की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी। उसने भी वांगजी को अपने गले से लगा लिया। उसने वांगजी की पीठ को रब करते हुए कहा, हस्बैंड मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसे पता था कि ये सारी मेमोरीज उसकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड थी। अगले दिन विंग अपनी सिस्टर यानली से मिलने के लिए गया। यानली उसे देखकर बहुत खुश हो गई थी। वो बोली, आशियान तुम आज बहुत दिन बाद आए यहाँ पर। विंग ने यानली को अपने गले से लगा लिया और कहा, शिजे मैंने आपको बहुत मिस किया। तभी यानली बोली, आशियान मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। आज तुम काफ़ी दिन बाद यहाँ पर आए हो। मैंने सुना है कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर विंग के फेस पर एक स्माइल आ गई, बहुत क्यूट सी स्माइल आ गई। वो अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बोला, शिजे एक रनी सी जान को अपने अंदर पालना और एक माँ होना कितना स्पेशल फील करवाता है ना। अब मुझे समझ में आ रहा है कि कैसा फील होता है जब कोई प्रेग्नेंट होता है, जब कोई प्रेग्नेंट होता है। शिजे सब अच्छा होगा ना? मेरा और वांगजी का बेबी हेल्दी होगा ना? हम साथ में हमेशा रहेंगे ना? मैं कभी वांगजी को छोड़कर तो नहीं जाऊंगा ना? ये कहते कहते विंग की आंखें भर आई और वो रोने लगा। यहाँ लिए देखकर घबरा गई और बोली, आशियान क्या हुआ है? तुम रो क्यों रहे हो? विंग बुरी तरह से रो रहा था। उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया और कहा, शिजे मुझे लगता है कि मैं और वांगजी पिछली लाइफ से जुड़े हुए हैं, लेकिन लेकिन मुझे इतने बुरे सपने क्यों आते हैं जिसमें मैं वांगजी को हर्ट करता नज़र आ रहा हूँ और मैंने उससे अपना बदला लेने के लिए। तभी यानली ने विंग को समझाया और अपने गले से लगा लिया और वो बोली, आशियान प्लीज़ शांत हो जाओ। तुम प्रेग्नेंट हो, मत भूलो तुम्हें अपना और अपने बेबी दोनों का ध्यान रखना है। विंग ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, शिजे क्या सच में पास्ट लाइफ होती है? क्या सच में मैं? तभी वहाँ जेंग चेंग आ गया। उसने विंग की सारी बातें सुन ली थी। उसने पानी का ग्लास टेबल पर रखते हुए कहा, विंग पहले तुम पानी पी लो, हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं। विंग ने पानी पिया। कुछ देर बाद चेंग यानली के पास किया और बोला, शिजे मुझे लगता है कि अब हमें विंग को उसकी मेमोरीज याद करने में हेल्प करनी चाहिए। ये सुनकर यानली चौंक गई और बोली, चेंग हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम अपनी पावर्स का यूज़ ऐसे। तभी जेंग चेंग ने कहा, शिजे वक्त हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। हमने हाई प्रीस्टेस को जो डेडलाइन दी थी वो नज़दीक आ चुकी है। विंग को अपने बेबी को डिलीवर करते ही हमारे साथ हेवेंस में वापस जाना होगा, तो इसीलिए हमें। जो सुनकर यानली बोली, हाँ हाँ मैं जानती हूँ कि ये सच है, लेकिन विंग वांगजी से बहुत प्यार करता है, हम ऐसे कैसे? तभी चेंग बोला, विंग इधर देखो। विंग ने जैसे उसकी तरफ देखा तो चेंग ने उसके फोरहेड पर हाथ रख दिया। हाथ रखते ही कुछ रेस जैसी विंग में एंटर होने लगी। विंग को कोई पेन नहीं हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी पलकें झपकने लगी और वो गहरी नींद में सो गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक जगह पर पाया जहाँ वो और वांगजी थे। विंग अपनी पास्ट लाइफ में पहुँच चुका था। विंग ये देखकर शॉक्ड हो गया। वो
ये वो कहाँ गया था। तभी उससे एक आवाज़ सुनाई दी जो उससे बोली, विंग तुम अपनी पास्ट लाइफ में आ चुके हो। देखो देखो तुमने अपने प्यार अपने वांगजी को कितना ज़्यादा हर्ट किया था, कितना तकलीफ़ पहुंचाई थी। विंग ने देखा कि वांगजी ने उसे शादी करने के लिए प्रपोज़ किया है। वो बहुत खुश है, लेकिन विंग तो सिर्फ उससे बदला लेने के लिए शादी करना चाहता था। फिर इमेज आगे फ्लैश होती है जिसमें विंग देखता है कि कैसे पास्ट लाइफ का विंग वांगजी के पीठ पीछे उसे बर्बाद करने की साजिशें कर रहा था। वांगजी उससे बेपनाह प्यार करता था, लेकिन विंग ने सिर्फ उससे प्यार का नाटक किया था। एक दिन वांगजी विंग का सच जान जाता है, लेकिन फिर भी उसने विंग से कुछ नहीं कहा और ना ही तो उसके लिए उसका प्यार कम हुआ। धीरे धीरे पास्ट लाइफ के विंग का दिल भी बदलने लगा था वांगजी का उसके लिए प्यार देखकर, लेकिन वह अपनी नफरत पूरी तरह से नहीं ख़त्म कर पाया था। उसे लगता था कि उसके डैड की डेथ में लान फैमिली का हाथ था, इसलिए वो लान फैमिली की जान लान वांगजी को बर्बाद करके अपना बदला पूरा करना चाहता था। लेकिन एक दिन सच उसके सामने आ ही गया। उसके फादर ने ही लान फैमिली के साथ गलत किया था। पास्ट लाइफ के विंग को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ था, लेकिन इससे पहले कि वो वांगजी से अपने दिल की बातें कह पाता, वो बोल पाता कि वो वांगजी से कितना प्यार करता है, उससे पहले एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। जो प्रेजेंट लाइफ का विंग था उसकी आंखों में आंसू आ गए ये सब देखकर। वो शॉक्ड हो गया था कि ये सब उसने क्या किया है। उसने वांगजी को कितना ज़्यादा गलत समझा था, कितना ज़्यादा गलत किया था उसने वांगजी के साथ। उसने उसके प्यार का फ़ायदा उठाया था। पास्ट लाइफ का विंग मर चुका था। जब वांगजी को होश आया तो वो पागल सा हो गया था। जब उसे अपने प्यार अपने विंग की मौत का पता चला, वांगजी डिप्रेशन में चला गया था। पास्ट लाइफ का विंग, उसकी आत्मा अपने गलत कामों की वजह से इधर उधर भटक रही थी। वो वांगजी के आसपास तो रहता था पर उसे छू नहीं सकता था। वो बहुत रोया। तभी एक दिन वो हुआ जिसका डर था। विंग को खोने के बाद वांगजी ने अपनी जान दे दी। पास्ट लाइफ के विंग की सोल तड़पती रही पर वो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उसने कुछ अच्छे काम किए थे जिसकी वजह से हाई प्रीस्टेस ने उसे एक विश मांगने के लिए कहा। तो पास्ट लाइफ विंग ने उनसे फिर एक बार वांगजी से मिलवाने के लिए कहा। हाई प्रीस्टेस उसके लिए तैयार तो हो गई, पर विंग के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने उससे कहा कि विंग को कुछ वक्त के लिए हेवेंस में एक एंजल बनकर रहना होगा, फिर उसकी मुलाकात वांगजी से होगी। लेकिन विंग को अपनी पास्ट लाइफ का कुछ भी याद नहीं रह जाएगा। और फिर सब वैसे ही होता चला गया। चेंग ने गुस्से में विंग को श्राप दे दिया और फिर विंग वांगजी से मिला। अचानक से विंग की आंखें खुल गई। वो अपने सेंसेस में वापस आया। वो सपने से बाहर आया, लेकिन वो सपना नहीं था, उसका सच था, उसकी पास्ट लाइफ का सच था। अपने पास्ट लाइफ के सच को जानकर वो बुरी तरह से टूट चुका था। वो वहाँ से उठने लगा, तभी यानली बोली, आशियान तुम कहाँ जा रहे हो? तो विंग रोते रोते बोला, शिजे मुझे अपने वांगजी के पास जाना है। आई रियली नीड टू गो टू हिम। तभी चेंग ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, एंजल विंग तुम्हें सारी मेमोरीज मिल चुकी हैं? तो विंग बोला, हाँ, लेकिन लेकिन तुम्हें कैसे पता? तभी उसकी आंखों के सामने ही चेंग और याली ने अपनी रियल आइडेंटिटी शो कर दी। चेंग बोला, विंग अपने बेबी को डिलीवर करने के बाद तुम्हें हमारे साथ हेवन से वापस चलना होगा। जो सुनते ही विंग चौंक गया और चिल्लाते बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं वांगजी को छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा, मैं उसे। तभी चेंग बोला, विंग क्या तुम भूल गए? मत भूलो कि तुम एक एंजल हो और धरती पर एंजल्स ह्यूमन फॉर्म में नहीं रह सकते हैं। और अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारी वजह से वांगजी की भी जान जा सकती है। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम क्या करना चाहते हो। लेकिन विंग ने कोई जवाब नहीं दिया और वो सीधा वहाँ से बाहर निकल गया। वो टैक्सी को रोकने ही वाला था कि तभी एक कार उसके पास आकर रुकी। वो कार वांगजी की थी। वांगजी बाहर निकला और विंग की तरफ बढ़ने लगा। विंग ने जैसे ही उसे देखा, उसने वांगजी को हक कर लिया। वांगजी देखकर चौंक गया था। तभी वो प्यार से विंग के हेयर्स को सहलाते हुए बोला, विंग तुम। तभी उसकी नज़र विंग की आंखों पर गई जो बिल्कुल रेड हो गई थी। वांगजी देखकर घबरा गया और बोला, विंग तुम रो रहे थे? मगर क्यों? क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? तुमने कहा था कि तुम अपने शीजे से मिलने जा रहे थे। तुमने मेरे घर आने तक का भी वेट नहीं किया। लेकिन विंग वांगजी से कुछ नहीं बोल रहा था। वांगजी बहुत परेशान हो जाता है। वो बोला, विंग प्लीज़ कुछ बोलो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ? तभी विंग ने वांगजी के लिप्स पर किस किया और कहा, आई लव यू वांगजी, आई रियली 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 लव यू। वांगजी के फेस पर एक स्माइल सी आ गई थी। वो बोला, अच्छा तो क्या हुआ? तुम मेरी याद में रो रहे थे? विंग तुम्हें पता है ना कि माई लव अब तुम्हें 7th मंथ कंप्लीट हो चुका है। 2 मंथ्स के बाद हमारा बेबी उस दुनिया में आने वाला है। विंग की आंखें नम हो गई थी
क्योंकि उसे चेंग की बातें जो याद आ गई थी। उसने वांग जी का हाथ पकड़ा, कहा, वांग जी चलो हम घर चलते हैं। वो जानता था कि अगर वो वांग जी को इस सब के बारे में बताएगा तो वांग जी टूट जाएगा। इसलिए वी ने डिसाइड किया कि जो भी टाइम उसके पास बचा था वो वांग जी के साथ उसे पूरी तरह से जिएगा। वांग जी को वो अपना पूरा प्यार देगा। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे विंग की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे 9th मंथ लग चुका था। एक रात उसे नींद नहीं आ रही थी तो वो रूम की खिड़की के पास गया और आसमान की तरफ देखने लगा। आसमान में बहुत ही खूबसूरत चाँद निकला हुआ था। तभी वो चौंक गया जब वांग जी ने उसे पीछे से अपने गले से लगा लिया। विंग ने वांग जी के हाथ पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, हस्बैंड क्या हुआ है, आपको नींद नहीं आ रही? ये सुनकर वांग जी ने विंग के गाल पर किस करते हुए कहा, मेरा प्यार नहीं सो रहा है, मेरा लाइफ पार्टनर नहीं सो रहा है, तो मैं कैसे सो सकता हूँ? विंग की आंखें नम हो गई थी क्योंकि उसे पता था कि अब वांग जी के साथ उसके कुछ ही दिन बाकी रह गए थे। वो धीरे से वांग जी की तरफ मुड़ा और उसके सीने से लग गया। वांग जी ने भी उसे अपने गले से लगा लिया। विंग ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो ये सब नहीं झेल पा रहा था। उसने वांग जी की ओर देखते हुए कहा, वांग जी अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम मुझसे वादा करो कि तुम हमारे बेबी का अच्छे से ध्यान रखोगे। ये सुनते ही वांग जी शॉक्ड हो गया और गुस्सा भी। उसने विंग से कहा, विंग अगर तुम्हें ये सब कहना है तो मैं जा रहा हूँ। तुम अच्छे से जानते हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना अपनी लाइफ। तभी विंग उससे दूर हुआ और बोला, वांग जी तुम्हें हमारे बेबी को संभालना होगा। क्योंकि मैं। वांग जी को और ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। उसे दीवार पर कसकर अपना हाथ मार दिया और कहा, विंग मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगा। तभी विंग ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, वांग जी जो बात मैं तुमसे बताने वाला हूँ प्लीज़ उसे ध्यान से सुन लो, प्लीज़ मेरा यकीन करो। वांग जी बोला, विंग मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि हमारे बेबी को मैं अकेला? नहीं विंग मुझे तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा। उसकी आंखें भर आई थी। वो रोते हुए बोला, विंग तुम कितने कोल्ड हार्टेड हो ना। तुमने एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में। तुमने नहीं सोचा ना कि मेरे ऊपर क्या बीतेगी। तुम्हें मेरे प्यार की कदर नहीं है ना। ठीक है, अच्छी बात है, मत करो कदर। विंग चाह कर भी वांग जी को सच नहीं बता पाया। मैडम लान की तबीयत दिन पर दिन और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी, लेकिन वो वांग जी और विंग के बेबी को देखने के लिए बहुत बेताब थी। फाइनली विंग की डिलीवरी का डेट आ ही गई। उसे लेबर पेन स्टार्ट हो गए थे। वांग जी बहुत ज़्यादा नर्वस था। जो लिखा था होना वही हुआ। डिलीवरी होने के बाद विंग की एक्सेसिव ब्लड लॉस होने की वजह से वो कोमा में चला गया। उसने एक प्यारी सी बेबी गर्ल को जन्म दिया था। डॉक्टर ने बेबी को वांग जी के हाथ में देते हुए कहा, सॉरी मिस्टर वांग जी, आपके लाइफ पार्टनर कोमा में चले गए हैं और हम नहीं बता सकते कि वो कब तक होश में आएंगे या कभी होश में आएंगे भी कि नहीं। वांग जी सुनकर शॉक्ड हो गया था। ये क्या हो गया था? वो बेबी को थाम भी नहीं पाया था। उससे पहले ही वो ज़मीन पर लड़खड़ा कर गिर गया। वो बोला, नहीं नहीं, मेरा मेरा भी मुझे छोड़कर नहीं जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है। मैं भी मर जाऊंगा मैं। तभी रूम में एक तेज़ रोशनी हुई। वांग जी को अपनी आंखों पर हाथ रखना पड़ा। तभी उसके सामने विंग आया, लेकिन वो बदल चुका था। उसे देखते ही वांग जी ने उसे अपने गले से लगा लिया, कहा, विंग तुम कहाँ चले गए थे? हाँ, तुम मजाक कर रहे थे ना मेरे साथ। डॉक्टर्स ने कहा कि तुम और ये तुम्हारी। तभी विंग ने उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, वांग जी मैं सच में मर चुका हूँ। मैं एक एंजल हूँ जो कुछ समय के लिए तुम्हारे पास आया था। ये सुनते ही वांग जी ने विंग के लिए उस पर किस करते हुए कहा, विंग प्लीज़ मजाक मत करो। मैं इस वक्त इस तरह के वाहियात मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये सुनते ही विंग ने वांग जी को अपनी बॉडी की ओर दिखाया जो कोमा में थी। वांग जी शॉक्ड हो गया था और बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। विंग तो मुझे कभी। विंग ने वांग जी के लिप्स पर किस करते हुए कहा, वांग जी अब हमारी बेटी को तुम हम दोनों का प्यार दोगे। वांग जी पूरी तरह से रो रहा था। वो बोला, विंग प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। आई रियली कांट लिव विदाउट यू। ये सुनकर विंग ने वांग जी के आंसू पोंछते हुए कहा, वांग जी आई एम सॉरी, पर हमारा साथ यहीं तक का था। देखते देखते विंग वांग जी के आंखों के सामने से ओझल हो गया। वांग जी लड़खड़ा कर फिर एक बार ज़मीन पर गिर गया। उसे सांस नहीं आ रही थी। अब वो कैसे जिएगा विंग के बिना? फिर एक बार वांग जी वही गलती दोहराने जा रहा था जो उसने अपनी पास्ट लाइफ में करी थी। वो सुसाइड करने जा रहा था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वांग जी को लगा कि वो विंग होगा। वो बोला, विंग मुझे पता था कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकते हो।
पर अगले पल उसकी सारी उम्मीदें टूट गई। वहाँ पर विंग की जगह यानली थी। यानली ने किसी तरह से वांग जी को खड़ा किया और कहा, वांग जी संभालो खुद को, तुम्हें अपनी बेटी को भी तो देखना है ना, उसको ध्यान रखना है। वांग जी ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, आपने कैसे सोच लिया कि मैं विंग के बिना जी पाऊँगा? हाँ, मैं भी उसी के पास जाऊँगा। यानली ने तभी अपनी पावर से वांग जी को उसके और विंग के पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ सच सच दिखा दिया। वांग जी शॉक्ड हो गया था। वो बोला, ऐसा ऐसा कैसे पॉसिबल है? तभी यानली ने उसे समझाते हुए कहा, वांग जी थोड़ा सा सब्र रखो, विंग तुम्हारे पास ज़रूर वापस आएगा, ये मेरा तुमसे वादा है। कि सुनकर वांग जी बोला, मुझे छोटी उम्मीदें मत दीजिए। तभी यानली ने उसे अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी शो करते हुए कहा, वांग जी मैं भी विंग की तरह एक एंजल हूँ। मैं ये तो नहीं बता सकती कि वो तुम्हारे पास वापस कब आएगा, लेकिन हाँ आएगा ज़रूर। ये कहकर यानली भी वहाँ से गायब हो गई। वांग जी टूट चुका था, पर यानी के शब्दों ने उसे हिम्मत दी थी और विश्वास भी कि विंग एक न एक दिन उसके पास ज़रूर वापस आएगा। विंग को कोमा में गए हुए पूरा 1 साल बीत चुका था। वांग जी ने अपनी बेटी का नाम मेलिंग रखा था। शीजन एक दिन बोला, वांग जी विंग को कोमा में गए हुए पूरा 1 साल हो चुका है और वो अभी भी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर है। ये सुनते ही वांग जी अपनी बेटी मेलिंग को प्यार से कैरेस करते हुए बोला, काका मेरा विंग ज़रूर वापस आएगा, मुझे विश्वास है। तभी वांग जी का फ़ोन रिंगने लगा। वो कॉल हॉस्पिटल से आई थी। वांग जी की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी जाने से डर से। वो खौफ से भर गया था, पर अगले पल उसके आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वांग जी को ऐसे देख कर शीजन घबरा गया और बोला, वांग जी क्या हुआ है? तो वांग जी बोला, काका मेरा मेरा विंग होश में आ गया है। उसने मेलिंग को शीजन की गोद में देते हुए कहा, काका प्लीज़ आप इसका ध्यान रखिएगा। उसने मेलिंग के फोरहेड पर किस करते हुए कहा, बेबी आपकी मम्मा वापस आ गई हैं। वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा। जैसे उसने रूम का डोर ओपन किया तो उसने देखा कि विंग बेड पर बैठा हुआ था। वांग जी ने दौड़कर विंग को अपने गले से लगा लिया। वो बहुत रोया, बहुत रोया। वांग जी सांस तक नहीं ले पा रहा था। विंग की भी आंखें भर आई थी। उसने वांग जी की पीठ को सहलाते हुए कहा, आई एम सॉरी वांग जी, तुम्हें इतना लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ा। मैंने बहुत देर कर दी ना आने में। तुम कितना हर्ट हुए होगे ना मेरी वजह से। तभी वांग जी ने उसके लिप्स पर किस किया और कहा, विंग तुम मेरे पास वापस आ गए हो ना, बस मेरे लिए यही बहुत है। वो काफ़ी देर तक विंग को किस करता रहा और फिर उसने विंग के फोरहेड पर किस किया। वांग जी बोला, आई मिस्ड यू विंग। ये कहते ही उसने फिर एक बार विंग को अपने गले से लगा लिया और कहा, विंग आज के बाद फिर कहीं मुझसे दूर मत जाना, इस बार मैं सच में जी नहीं पाऊँगा। विंग ने कहा, वांग जी मेरा तुमसे वादा है कि अब मैं कहीं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा, क्योंकि अब मैं एक एंजल नहीं बल्कि तुम्हारी तरह एक नॉर्मल ह्यूमन बन चुका हूँ। ये सुनते ही वांग जी बोला, सच में विंग? तो विंग ने स्माइल करते हुए कहा, वांग जी ने विंग के फोरहेड पर किस करते हुए कहा, चलो ना विंग, घर चलते हैं, हमारी बेटी मेलिंग हमारा इंतज़ार कर रही होगी। सो फ्रेंड्स, ये एफएफ यहीं पर एंड होता है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो फिर एक नई स्टोरी के साथ आप सबसे जल्द मिलूँगी। तो अभी के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।